सोचो कि तुम्हारे पास एक ऐसी पावर है जिसका यूज करके तुम दुनिया के हर एक कोने में टेलीपोर्ट हो सकते हो। इसी दौरान तुमने एक ऐसी दुनिया ढूंढी जहाँ पे कि तुम्हारे रोजमर्रा के सामान वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी कीमत में बिकते हो, मतलब कि लिटरली वहाँ पे करोड़ों में बिकती हो। कहानी की प्रोटैगनिस्ट मित्सुआ जो कि वहाँ पे पहाड़ी से नीचे गिर जाती है एंड जैसे ही वो गिरती है तो वो वहाँ पे दूसरे वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाती है, जहाँ का मून ही हमारे मून से यहाँ पे 10 गुना से भी ज्यादा बड़ा था। पैदल आगे बढ़ते ही उसको धीरे धीरे वहाँ पे बातें याद आती है कि वो क्लिप्स से गिरी, उसके कॉलेज के अंदर काफी ज्यादा ग्रेड्स भी उसके खराब थे। एक हादसे में उसकी मम्मी पापा और बड़े भाई तीनों लोग यहाँ पे मर चुके हैं, जिस वजह से अब वो बेचारे अकेले ही उठती है और अकेली ही रहती है। पेड़ के नीचे छाव लेते हुए वो यही सोच रही होती है कि वो यहाँ पे कहाँ गई। तभी उसको वहाँ पे अपने भाई की बातें याद आती हैं, जहाँ वो बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे मर चुकी हो और तुम यहाँ पे एक ऐसी जगह पर आ चुकी हो जहाँ सच झूठ लगती है और झूठ यहाँ पे सच, चीजें वैसे नहीं दिखती है जैसे की यहाँ पे दिखती है, तो तुम तुरंत ही वहाँ पे समझ जाना की तुम वहाँ पे इसिकाई हो चुके हो। उसको ये पूरा यकीन था कि ये यहाँ पे कोई सपना नहीं है बल्कि वो सच में यहाँ पे एक इसिकाई हो चुकी है। आगे फिर पेट पूजा के लिए वो थोड़ा वहाँ पे आगे भी बढ़ती है, जहाँ दिन से रात, रात से भी दिन हो चुका था, पर उस बेचारी को वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। वहीं इधर कॉलेट नाम की लड़की अपने परिवार के लिए वहाँ पे सब्जियां ले रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात वहाँ पे मित्सुआ से होती है एंड कॉलेट को देखते ही वहाँ पे अपनी प्रोटैगनिस्ट तुरंत ही वहाँ पे बेहोश हो जाती है। आँख खुलते ही उसको वहाँ पे पता चलता है कि वो यहाँ पे कॉलेट के घर के अंदर है एंड बाय द वे उसको वहाँ पे कॉलेट की भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, पर मित्सुआ ये चीज को समझ चुकी थी कि पक्का उसने यहाँ पे उसकी जान बचाई है। तभी वहाँ पे कॉलेट की मदर आती है जो कि वहाँ पे मित्सुआ के लिए खाना लेकर के आई थी। खाना देखते ही वो खप खप करके खाना वहाँ पे शुरू कर देती है, साथ ही साथ उसको भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आखिर उसने 3 दिनों तक भूखे रहने के बाद यहाँ पे पहली बार खाना पाया है। तभी वो उतने में अपने हाथ को देखती है, लेकिन उसके हाथ में लगी हुई चोट वहाँ पे भर चुकी थी। वो इस बारे में कोलिन से पूछने की वहाँ पे कोशिश भी करती है, लेकिन वो यहाँ पे समझ नहीं पाती कि वो यहाँ पे क्या बोल रही है। तभी वो सोचती है कि उसको यहाँ पे अपना नाम बता करके उससे वहाँ पे बातचीत शुरू करनी होगी, लेकिन ये प्यारी सी लड़की उससे तुरंत ही जा करके चिपकना शुरू कर देती है। आगे फिर कॉलेट के पापा उसके लिए वहाँ पे एक गुड़िया लेकर के आए हुए थे, जिसे देख करके ये बच्ची सच में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जहाँ फिर वो लोग मित्सुआ को वहीं छोड़ करके फिर वहाँ से चले जाते हैं। मित्सुआ वहीं बैठ करके थोड़ा सा उदास होकर के वहाँ पे सोच रही थी एंड फिर सोचते सोचते वो वहाँ पे सो भी जाती है। वेल उसकी जैसे ही वहाँ पे आँख खुलती है एंड जैसे ही वो यहाँ पे बाहर निकलती है, कॉलेट तुरंत ही आकर के उसको वहाँ पे रोक लेती है। तभी मित्सु उसे समझाती है कि वो यहाँ पे पूरी तरीके से फिट हो चुकी है एंड तभी मित्सुआ वहाँ पे प्लान बनाती है कि वो यहाँ पे कॉलेट के साथ जाएगी वहाँ पे सब्जी लेने के लिए। सब्जी लेने के दौरान मित्सुआ वहाँ पे देखती है कि कौन सा एडिबल प्लांट है और कौन सा नॉन एडिबल प्लांट, एंड उतने में उसको यहाँ पे अपने बड़े भाई की भी याद आती है, जहाँ वो बताता है कि जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे बचाया करता था एंड अब ये भी तुम्हारी छोटी बहन है, अब तुम्हारा यहाँ पे फर्ज बनता है कि तुम भी इसको यहाँ पे बचाओ। तभी वहाँ पे उन लोगों को कुछ वहाँ पे हलचल सी महसूस होती है एंड वो लोग वहाँ पे देखते हैं कि उनकी तरफ एक बहुत ही ज्यादा खूंखार सा भेड़िया आ रहा है। ये देखते ही मित्सुआ के अंदर की वो बड़ी बहन वहाँ पे जाग जाती है और वो तुरंत ही कोलेट से बोलती है कि तुम जा करके यहाँ पे पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ। तभी वो आगे भाग जाती है, जहाँ उसके पीछे 4 भेड़िए पड़े हुए थे। उसका पैर फिसलता है और वो तुरंत ही वहाँ पे गिरती है। उसके हाथ में बस वहाँ पे एक पत्थर ही था, जहाँ फिर वो अपने डर के मारे अपने भाई का नाम वहाँ पे पुकारने लग जाती है। तभी एक बहुत ही ज्यादा सी तेज रोशनी आती है और उसे वहाँ पे पता चलता है कि वो यहाँ पे अपने भाई के कमरे में टेलीपोर्ट हो चुकी है, जहाँ तभी वो यहाँ पे गुलेल और चाकू जैसे कीमती सामान को वहाँ पे अपने पास रखती है। वहीं इधर कोलेट जिस टेहनी के ऊपर बैठी हुई थी वो धीरे धीरे वहाँ पे दरकना भी शुरू हो जाती है एंड इधर अपनी मित्सुआ मिर्ची वाला स्प्रे और बड़ी सी वहाँ पे एक नाइफ को ले लेती है और तुरंत ही जा करके वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाती है। जैसे ही वहाँ पे भेड़िया जा करके कोलेट के ऊपर वहाँ पे हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे मित्सुआ आकर के उसे वहाँ पे बचाती है, जहाँ फिर वो यहाँ पे एक भेड़िया के ऊपर मिर्ची वाला स्प्रे फेंक करके चाकू से उसे वहाँ पे तुरंत ही मार देती है। एंड ये सारी चीजों को देखने के बाद तो बाकी की भेड़ियों की वहाँ पे फट चुकी थी और वो वहीं से तुरंत ही भाग जाते हैं। आगे फिर मित्सुआ वहाँ पे बेहोश हो जाती है और फिर वो यहाँ पे अपने मन के अंदर आ चुकी थी, जहाँ फिर उसके सामने यही लकी बिल्ली आती है जिसको कि वो पहले यहाँ पे खिलाया करती थी। वो उसको वहाँ पे उसके भाई ने दी थी। फिर वो उसे आकर के समझाती है कि जब तुम यहाँ पे गिर रही थी तो तुम्हारे हाथ में यहाँ पे पोषण था, तभी तुमने अपने माइंड के अंदर बोल ही दिया था कि तुम्हें यहाँ पे मरना नहीं है, जिस वजह से वो पोषण जा करके तुम्हारी बॉडी से वहाँ पे मिक्स हो गया एंड अब इस लड़की के पास ऐसी पावर है कि वो कहीं पर भी यहाँ पे टेलीपोर्ट हो सकती है। एंड यही रीजन था कि वो यहाँ पे कोलेट के घर पे भी आई एंड तभी ज्यादा बकवास न करते हुए वो यहाँ पे हमारी मित्सुआ को एक हीलिंग पोशन दे करके वहाँ से चली जाती है। आगे फिर मित्सुआ की वहाँ पे आँख खुलती है, कोलेट उसके सामने ही बैठी हुई थी एंड अब मित्सुआ उसकी सारी की सारी भाषा को वहाँ पे समझ सकती है एंड कोलेट को वहाँ पे शक न हो तो वो इसलिए यहाँ पे बोलती है कि उसकी याददाश्त यहाँ पे खो चुकी थी एंड अब सारी की सारी चीज धीरे धीरे यहाँ पे नॉर्मल हो रही है। आगे फिर कोलेट की मॉम आकर के अपनी मित्सुआ को वहाँ पे खाना देती है कि तभी उतने में वहाँ पे एंट्री होती है कोलेट के फादर की, जो कि मित्सुआ को वहाँ पे अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि बेटा तुमने उन भेड़ियों से मेरी बेटी को वहाँ पे बचा लिया, इसी वजह से गाँव वाले बहुत ही ज्यादा खुश है, तो इसलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ पे कुछ कॉइन दिए हैं। उस पोटली के अंदर सिक्के और बहुत ही सारे पैसे थे, जिसे देख करके मित्सुआ वहाँ पे बताती है कि हमारे यहाँ ये बिल्कुल अलग होते हैं। आगे फिर वो काफी
काफी ज्यादा दूर से वहाँ पे गाँव को देख रही होती है एंड उसको तभी महसूस होता है कि वो यहाँ पे इजिली किसी भी जगह में यहाँ पे ट्रेवल कर सकती है। अगर वो धरती में जाएगी तो उसकी मॉम के पास जितना भी पैसा बचा है उससे तो बस उसकी वहाँ पे कॉलेज की फीस ही भरी जाएगी। तभी वो सोचती है कि ये गाँव यहाँ पे काफी ज्यादा अंडर डेवलप है, इस गाँव के ऊपर ज्यादा काम नहीं हुआ है एंड उसके अंदर यहाँ पे आइडिया आता है कि वो यहाँ पे धरती से सारा सामान ले जा करके यहाँ पे बेचेगी एंड ये सारी चीजों को करने के बाद वो यहाँ पे 20,000 करोड़ तक की कमाएगी, जिससे कि वो यहाँ पे अपने बुढ़ापे तक की सारी जिंदगी बैठ करके वहाँ पे खा सके। आगे फिर मिस हुआ रात को वहाँ पे कॉलेज को लेटार करके वहाँ पे अपनी झूठी कहानियां बताई रही होती है कि कैसे वो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ बोट में बैठ करके यहाँ पे आई थी एंड कुछ कारण से अपने दोस्तों से वहाँ पे अलग हो बैठी। काफी वक्त चलने के बाद उसकी मुलाकात फिर यहाँ पे कॉलेज से हुई थी। उसकी ये कहानी सुनते ही कॉलेज वहाँ पे इमोशनल हो जाती है और वो तुरंत ही वहाँ पे रोने भी लग जाती है एंड मिस से वहाँ पे गले मिलते हुए बोल रही होती है कि इसके बावजूद भी आपने मुझे यहाँ पे भेड़ियों से बचाया। आगे फिर मिस की वहाँ पे आग खुलती है एंड वो यहाँ पे सोचती है कि इन गाँव वालों को तो यहाँ पे पता ही नहीं कि लाइटर यहाँ पे क्या होता है। वो यहाँ के गंदे टॉयलेट से भी बाहर आती है एंड बोलती है ये कैसे का टॉयलेट है यहाँ पे एंड तभी दो आदमी लोग वहाँ पे उसके पास आते हैं एंड आकर के उससे बोलते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि एक फॉरेनर उनके गाँव पे आएगी एंड उनको देखते ही मिस वहाँ पे समझ चुकी थी कि वो बड़े आराम से इन लोगों से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकालेगी। तभी वो दोनों यहाँ पे मिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ का राजा यहाँ पे बोजेस है जो कि रियली में बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। आगे फिर वो लोग उसकी तारीफें करने लग जाते हैं कि कैसे उसने गाँव के अंदर यहाँ पे सड़कों को बनाया एंड जब हमारी फसल नहीं उगती तो उसके पैसे भी वो यहाँ पे खुद ही देता है। इधर फिर कॉलेज जंगल से आ रही होती है जो कि वहाँ पे मिसवा को ये सारी बातें करता हुआ सुन लेती है, जहाँ पे वो सुनती है कि इसको यहाँ पे रॉयल कैपिटल के अंदर जाना है, जहाँ पे वो दोनों लड़के लोग वहाँ पे बताते हैं कि कल सुबह यहाँ पे एक कैरेज जाएगा जो कि वहाँ पे रॉयल कैपिटल की ओर ही जाएगा एंड आज से लगभग 7 दिन के बाद वो यहाँ पे रॉयल कैपिटल के अंदर पहुंचेगी। आगे फिर मिसवा बताती है कि वो यहाँ पे बच्ची नहीं बड़ी और वो यहाँ पे अकेले ही जा सकती है। ये सुन वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि एक छोटी बच्ची को वो लोग यहाँ पे एडल्ट कैसे ही बता सकते हैं। आगे फिर वो बताती है कि वो यहाँ पे जिस कंट्री से वहाँ पे इसकी उम्र के बच्चों को वहाँ पे जवान बोला जाता है। वेल तभी इसको पीछे से वहाँ पे कॉलेट की आवाज आती है एंड तभी हमें पता चलता है कि कॉलेट इससे गले मिलकर के फूट फूट कर वहाँ पे रो रही है कि ये यहाँ से लिटरली क्यों ही जा रही है। तभी कॉलेट की मदर आकर के उसे वहाँ पे समझाती है, साथ ही साथ मिसवा भी उसे आकर के समझाती है कि हम दोनों लोगों ने यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा वक्त यहाँ पे गुजारा है, लेकिन मैं क्या करूँ, कैपिटल के अंदर मेरा दोस्त यहाँ पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे तो मुझे वहाँ पे जाना ही होगा। मैं तुम्हें ये भी वादा करती हूँ कि मैं वापस से यहाँ पे जरूर लौटूंगी एंड तुमसे आकर के जरूर मिलूंगी। तो मैं नहीं चाहती कि तब तक तुम यहाँ पे अपने रोंद रोड फेस ले करके यहाँ पे रोती रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे मुस्कुराते हुए मुझे यहाँ पे अलविदा कहो। वेल अगली सुबह बग्गी वाले को पैसा दे करके मिस वहाँ पे चल पड़ी थी अपने रॉयल कैपिटल की तरफ। इधर बैठे बैठे वो यही सोच रही होती है कि अर्थ की तरह यहाँ पे भी कुछ कैटेगरीज हैं जिनके पास यहाँ पे ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, उनको वहाँ पे उतना ही बड़ा माना जाता है। तभी वो यहाँ पे अपने आप को स्मेल करती है, लेकिन उसे तभी पता चलता है कि उसने बहुत दिनों से यहाँ पे नहाया नहीं। तो वो कैरेज वाले से बोलती है कि भैया अपनी गाड़ी इस पेड़ के पास ही रोकना, मुझे मेरे दोस्त यहीं पे मिलेंगे। बग्गी वाला उसकी बात यहाँ पे मान जाता है जो कि उसे यहीं पे छोड़ करके वहाँ पे चला गया था एंड तभी अपनी मिस वहाँ पे अर्थ के अंदर टेलीपोर्ट होती है। जाते ही वो यहाँ पे सबसे पहले नहाती है और अपनी गाड़ी लेकर के शॉपिंग की ओर वहाँ पे निकल पड़ती है। वो फिर अपने बैंक जाती है एंड अपने माँ बाप के दिए सारे पैसे को वो यहाँ पे कैश में ले आई थी एंड फिर वो यहाँ पे कुछ फॉरेनर से भी जा करके मिलती है ताकि वो यहाँ पे अपनी लैंग्वेज टेस्ट को पार कर पाए। आगे उसको और ज्यादा ताकतवर बनना था तो वो यहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग के बारे में सर्च करती है। उसे पता चलता है कि एक ऐसी कंपनी भी है जो कि यहाँ पे नॉर्मल लोगों को यहाँ पे आर्मी जैसी ट्रेनिंग देती है। तो बस फिर वो यहाँ पे अपना बैग पैक करती है और कुछ सामान और पैसे लेकर के वहाँ पे निकल पड़ती है। इधर बीच में वो टेलीपोर्ट भी होती है ताकि वो यहाँ पे चेक कर पाए कि सैटेलाइट के अंदर उसकी इमेज तो नहीं आ रही एंड अंत में वो यहाँ पे अपने मिलिट्री कैंप के अंदर पहुंच चुकी थी। तभी वहाँ का गार्ड आकर के उसके वहाँ पे रास्ता रोकता है, जहाँ पर कि हमारे हीरो ने उसके मुंह पर पैसा मार करके वहाँ पे आगे बढ़ जाती है। आगे फिर उसकी मुलाकात वहाँ पे मिलिट्री के ऑफिसर से होती है एंड फिर जिसके बाद वो यहाँ पे वापस से अपने घर भी आ जाती है। वो यही सोचती है कि लोगों को मैंने यहाँ पे बता दिया कि मैं यहाँ पे अमीर हूँ, मैंने यहाँ पे काफी सारा जुगाड़ भी कर लिया है, लेकिन अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस सीखूंगी ताकि उस वर्ल्ड के अंदर कोई भी मुझे यहाँ पे आकर के मार ना सके। इधर अगली सुबह उस मिलिट्री कैंप वाले ऑफिसर के साथ ये दूसरा वाला ऑफिसर आकर के बात कर रहा होता है कि आप इतनी ज्यादा छोटी बच्ची को कैसे यहाँ पे अपने साथ रख सकते हो और यहाँ पे ट्रेनिंग भी दे सकते हो, साथ ही साथ उसे आप यहाँ पे बंदूक भी नहीं दे सकते। ऑफिसर तभी उससे बताता है कि जब तक ये लड़की हमें यहाँ पे पैसे दे रही है हम तब तक ये सारी चीजों को यहाँ पे करते रहेंगे। इधर मिलिट्री के ऑफिसर को ये नहीं समझ आ रहा था कि मिसुआ ने जो यहाँ पे उसे कॉइन दिया ये यहाँ पे किस वर्ल्ड का होगा। इधर फिर मिसुआ टेलीपोर्ट होकर के यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर आती है एंड आते सही थी इस बिल्ली की यहाँ पे फाड़ भी देती है एंड अंदर घुसते उस ऑफिसर से पूछती है ये यहाँ पे कितने का है, जिसपे की वो ऑफिसर उसे बताता है कि ये यहाँ पे $200 का है। भाई इतना तो मैंने आज तक यूट्यूब से भी नहीं कमाया। आगे फिर मिसुआ से बोलती है कि मैं यहाँ पे इधर ही की फीस इस सिक्के से यहाँ पे पे करूंगी। ऑफिसर यहाँ पे कहता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक हमें यहाँ पे रियल सोना मिल रहा है। आगे फिर वो यहाँ पे अपनी बेंच से उसे वहाँ पे एक स्पेशल सी गन देता है एंड उससे कहता है कि ये यहाँ पे एक बंदूक है, आपको जाकर के इसे ऐसे पकड़ना है। एंड अगले सीन ही में अब अपने मिसुआ की ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है, जहाँ ये ऑफिसर उसे आकर के बताता है कि इस गन के अंदर कितनी ज्यादा यहाँ पे बुलेट लगती है, कितना ज्यादा साइज है इस बंदूक का। एंड फिर गन यहाँ पे मिसुआ को देख करके बोलता है कि जाओ जाकर के इसको यहाँ पे इधर एम करो। इधर फिर हेडफोन पहन करके मिसुआ यहाँ पे फायरिंग करना शुरू भी कर देती है, लेकिन वो एक भी गोली यहाँ पे एक्यूरेट वहाँ पे नहीं मार पाती। आगे फिर ऑफिसर
उसे यहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक एक गन देता है जिसके अंदर की एक बारी में यहाँ पे 20 बुलेट फायर करने का दम है। एंड फिर इसको चलाते ही अपनी मिसुआ थोड़ा सा वहाँ पे पैनिक करने भी लग जाती है। इधर फिर वो अपने घर जाकर के मिडिवल वर्ल्ड के बारे में भी ढूंढती है जहाँ उस जमाने में साइंस ने यहाँ पे इतनी ज्यादा तरक्की नहीं की थी, जहाँ पे कि किसी बाढ़ और वहाँ पे ज्यादा बारिश होने को वो लोग यहाँ पे किसी भगवान की कर्ज को माना करते थे। इधर अगली सुबह वो यहाँ पे वापस से एक नई गन से वहाँ पे फायरिंग करती है, पर यार उससे वहाँ पे कोई भी शॉट वहाँ पे नहीं लग रहा था। तभी उसका भाई उसके मन में आकर के उसे समझाता है कि उसको यहाँ पे जा करके मारना ही होगा। मित्सुआ का ये मानना था कि चाहे लोग यहाँ पे जितने ही बुरे हों, हमें उन्हें जा करके वहाँ पे नहीं मारना चाहिए। तभी उसका भाई आकर के उसे समझाता है कि 1 मिनट के लिए तुम यहाँ पे मान लो कि कुछ लोग आकर के कोलेट और उसकी फैमिली को वहाँ पे घेर ले, तो तुम वहाँ पे क्या ही करोगी। तभी मित्सुआ वहाँ पे बोलती है कि अगर उनके अंदर की यहाँ पे इंसानियत खत्म हो चुकी है तो मेरा यही काम है कि मैं जा करके उन सभी के सभी लोग को वहाँ पे मार दूं। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि मित्सुआ ने फाइनली वहाँ पे एक्यूरेट एम मार दिया था। इधर वापस से मित्सुआ अपने घर में आती है, उसे वहाँ पे समझ नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ पे अर्थ की चीजों को वहाँ पे उस वर्ल्ड के अंदर कितने रेट में बेचा करेगी। भाई मनी मन उसे समझाता है कि तुम यहाँ पे जितना भी महंगा बेचोगी उन्हें तो वहाँ पे खरीदना ही है, लेकिन मित्सुआ का ये मानना था कि उसको बस इतने ही पैसे कमाना है ताकि वो यहाँ पे जा करके एक्यूरेट के साथ वहाँ पे एक साफ सी जिंदगी को जी पाए। आगे फिर वो यहाँ पे अपने रूम के अंदर आकर के अपनी मम्मी को वहाँ पे मोती वाला नेकलेस उठाती है और उसे वहाँ पे देख करके वापस से उसे लगाती है। एंड फिर अपने मम्मी पापा और भाई की फोटो में आकर के वहाँ पे प्रेयर भी करती है, जहाँ फिर वो अगली सुबह ही अपने कपड़े पहन करके वहाँ पे बाहर निकल चुकी थी। एंड फिर सीधा ही वो यहाँ पे अपनी ज्वेलरी की शॉप पर चली जाती है एंड वहाँ पे कहती है कि मेरे लिए बढ़िया गहने दिखाओ, मैं यहाँ पे सारा का सारा अमाउंट कैश में पे करूंगी। इधर फिर अपनी बहन वहाँ पे कपड़े वाली दुकान पे जाती है एंड वहाँ पे जा करके वो बोलती है कि मुझे उस वॉरियर की वहाँ पे ड्रेस दे दो। इधर फिर जल्दी पहुंचने के लिए अपनी मित्सुआ वहाँ पे स्कूटी के साथ ही वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाती है एंड फिर वो दूसरी दुनिया में वहाँ पे अपनी स्कूटी के साथ जाने भी लग जाती है। तभी उसके सामने कुछ वहाँ पे वॉरियर्स देखते हैं जिनको देख करके वो तुरंत ही वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाती है और भाई उसे तभी यहाँ पे पता चलता है कि वो यहाँ पे अपनी स्कूटी को लेकर के अपने बेडरूम के ऊपर आ चुकी है। आगे वो यहाँ पे अपना सारा सामान लेकर के रॉयल कैपिटल के अंदर पहुंच चुकी थी, जहाँ फिर तभी वहाँ के गार्ड्स आकर के उसे वहीं पे रोक लेते हैं एंड उससे बोलते हैं कि आपके पास कोई यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर है। बेचारी के पास था नहीं तो उसको वहाँ पे एंटर होने नहीं दिया जाता, जिस वजह से अब वो बेचारी वापस से वहाँ पे मार्केट के अंदर ही बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि एक कार्ट के अंदर वहाँ पे बैठ करके 2 सुंदर लड़के जा रहे हैं, जहाँ मित्सुआ जा करके एक बूढ़ी औरत से पूछती है कि वो दोनों लड़के यहाँ पे कौन है, जहाँ वो ओल्ड लेडी उसे बताती है कि ये दोनों यहाँ पे बोजेस के 2 लड़के हैं, मतलब कि इस एरिया के यहाँ पे प्रिंस। तभी अपनी मित्सुआ को वहाँ पे तुरंत ही दिमाग चलने लग जाता है, वो तुरंत ही अपने घर के अंदर वापस से वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाती है एंड तुरंत ही वापस से वहाँ पे टेलीपोर्ट होती है और उस जगह वहाँ पे टेलीपोर्ट होती है जहाँ से वो कार्ट वहाँ पे जाने वाली थी। वो इंतजार करती है एंड जैसे वो वहाँ पे उसे कार्ट दिखती है वो पटाखे जला करके तुरंत ही उसकी तरफ फेंक देती है, जिससे कि घोड़े वहाँ पे परेशान हो जाते हैं और वो तुरंत ही जा करके वहीं पे लेट जाती है। इससे दोनों ही राजकुमार को ये लगता है कि कार्ट ने गलती से इन दोनों ही राजकुमार को वहाँ पे टक्कर मार दी, जहाँ दोनों ही राजकुमार उसे ले करके अपने पैलेस में वहाँ पे पहुंच जाते हैं। इधर ये लड़की काफी ज्यादा खुश थी कि उसका प्लान यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। वहाँ तभी यहाँ का राजा बोजेस वहाँ पे आकर के कहता है कि जल्दी यहाँ पे डॉक्टर को बुलाया जाए। आगे फिर मित्सुआ उठ करके सभी लोगों से कहती है कि मुझे थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करने दीजिए। इधर बोजेस उसके बच्चे और बीवी वहाँ पे टेबल के ऊपर बैठे हुए थे। तभी उतने में वहाँ पे मित्सुआ आकर के उन सभी लोगों को वहाँ पे अपने बारे में बताती है कि ये यहाँ पे जापान के एक दूसरे नेशन से आई हुई है एंड इसके कपड़े को देख करके राजा को यही लगता है कि ये यहाँ पे कोई अमीर घराने से। तभी राजा उससे वहाँ पे पूछता है कि आपका यहाँ पे आना कैसे ही हुआ। मित्सुआ वहाँ पे तुरंत ही झूठी कहानियां बताना शुरू कर देती है और वो यहाँ पे बताती है कि उसके और उसके दोस्तों के ऊपर यहाँ पे कुछ जानवरों ने आकर के हमला कर दिया, जिस वजह से बेचारी वहाँ पे अलग हो गई और वहाँ पे आकर के गाँव वालों ने उनकी मदद करी। तभी उसने सोचा कि वो यहाँ पे इधर के राजा की मदद लेगी ताकि वो यहाँ पे अपने वापस से गाँव जा सके। ये बात सुनते ये बंदा काफी ज्यादा खुश होता है और साथ ही साथ ये यहाँ पे तैयारी में भी था कि ये यहाँ पे अपने बेटों की वापस से शादी करा दे। आगे फिर राजा उससे और ही बात करता, तभी उसको वहाँ पे समझ आता है कि ये यहाँ पे कितनी ज्यादा मेच्योर है, साथ ही साथ ये यहाँ पे कितना ज्यादा प्यार से भी बात कर रही है। आगे फिर मित्सुआ उसे बताती है कि वो यहाँ पे अपने देश से कुछ ज्यादा बड़ी चीज तो नहीं लाई, लेकिन ये आधुनिक चाकू लेकर के आई है जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा रेयर है। जहाँ चाकू खुलते ये सभी लोग हैरान थे कि ये यहाँ पे चाकू कितना ज्यादा महंगा और कितना ज्यादा यूनिक सा लगता है। राजा फिर उससे पूछता है कि खैर आगे का तुम्हारा क्या ही प्लान है। आगे का कुछ प्लान तो नहीं है, मैं बस यहाँ पे रात से निकल जाऊंगी। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, रात के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है, कल सुबह एक बग्गी मिली गई तो तुम उसके ऊपर बैठ करके यहाँ से निकल जाना। तभी मित्सुआ यहाँ पे बोलती है कि ये बोलते हुए मुझे यहाँ पे शर्म आ रही है कि मेरे पास यहाँ पे पैसे नहीं बचे। राजा सोचता है कि ये यहाँ पे एक नॉबल है, इसके पास इतनी ज्यादा एंटीक सी चीजें, पक्का इसके पैसे यहाँ पे इसके दोस्तों के पास ही होंगे। राजा कहता है ठीक है मैं इसके पैसे यहाँ पे दे दूंगा, तुम यहाँ पे कोई भी फिक्र मत करो एंड मैं यही चाहता हूँ कि आज रात आप यहीं पे रुको मेरे साथ। आगे फिर मित्सुआ वहाँ पे अपने सेपरेट रूम के अंदर चली जाती है, जहाँ राजा काफी ज्यादा सोच में पड़ा हुआ था कि आखिरकार ये यहाँ पे कौन है। वही मित्सुआ काफी ज्यादा खुश थी कि वो यहाँ पे आखिरकार जीत गई। आगे फिर इन लोगों का यहाँ पे डिनर का वक्त होता है, राजा लोग सभी यहाँ पे टेबल के ऊपर बैठे हुए थे। तभी अपनी वहाँ पे मित्सुआ आती है जिसने की बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी ड्रेस वहाँ पे पहनी हुई थी, जिसे देख करके राजा भी वहाँ पे बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। जिसके बाद फिर मित्सुआ वहाँ पे अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाती है एंड राजा वहाँ पे एक एक करके अपनी फैमिली वालों को वहाँ पे इंट्रोडक्शन देता है। वो उसको अपनी वाइफ एरिस से मिलवाता है, वो अपने बड़े बेटे एलेक्स से भी मिलवाता है जो कि यहाँ पे 17 ईयर्स का है एंड फिर वो यहाँ पे अपने दूसरे बेटे थियोडोर से मिलवाता है जो
कि यहाँ पे 15 साल का है। एंड आखिर में उसकी बेटी बेड रेस्ट जो कि सिर्फ यहाँ पे 13 साल की है। इधर मित्सुआ को ये देख करके काफी ज्यादा जलन फील होती है कि भाई ये लड़की यहाँ पे 13 साल की है, लेकिन फिर भी इसके काफी ज्यादा बड़े हैं। आगे फिर खाना खाने के बाद वो लोग बैठ करके यहाँ पे चाय पी रहे थे। तभी राजा यहाँ पे मित्सुआ से पूछता है कि सच सच बताना कि तुम यहाँ पे असली में कौन हो। तभी मित्सुआ से बताती है कि मैंने सच ही बताया कि मैं यहाँ पे दूसरे देश से हूँ। असल में हाल ही में मेरे डैड यहाँ पे एक्सपायर हो गए। मेरी मम्मी तो काफी टाइम पहले यहाँ पे चल बसी थी, जिस वजह से अब सारी संपत्ति और ताकत यहाँ पे मेरे छोटे भाई को मिल गई। उसके और मेरे बीच काफी ज्यादा लड़ाइयाँ हुई, जिस वजह से मैं यहाँ पे उस वर्ल्ड को छोड़ करके यहाँ पे चली आई। एंड जाने से पहले मैं यहाँ पे अपनी मम्मी का नेकलेस लेकर के आई थी। एंड अब मैंने यहाँ पे सोच लिया कि मैं यहाँ पे इसी देश के अंदर काम करके अपना यहाँ पे नाम बनाऊंगी। इसकी एक्टिंग देख करके भाई लिटरली यहाँ पे राजा भी रोने लग जाता है। तभी ये कहती है कि अगर मुझे यहाँ पे पैसे लेने पड़े तब भी मैं यहाँ पे अपने नेकलेस को बेच दूंगी। तभी इसकी बीवी आयरिस यहाँ पे काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है। एंड वो बोलती है कि तुम यहाँ पे ऐसा कैसे ही कर सकती हो, इसकी कोई भी कीमत नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ पे प्राइसलेस है और काफी ज्यादा यूनिक भी। वो बताती है कि कैसे इस नेकलेस का हर एक गुल्ला यहाँ पे सेम है, कोई भी ब्रश नहीं लगा इसके ऊपर। एंड दुनिया में कितना ही पैसा क्यों ना जुटा लो, इस नेकलेस का तो यहाँ पे कोई दाम ही नहीं है। इधर मित्सुआ यही सोच रही होती है मैंने तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा सस्ता वाला 1 लाख रुपए वाला यहाँ पे खरीदा था, लेकिन पता नहीं कितनी भी ज्यादा कीमत है इसकी यहाँ पे। एंड तभी ये यहाँ पे आयरिस से डिसाइड करती है कि हम लोग यहाँ पे इसका नेकलेस नहीं बेचेंगे, पर हम लोग यहाँ पे इसकी मोतियां तो बेच ही सकते हैं। तभी इसकी बीवी भाई चिल्लाने लग जाती है। वो बोलती है तुम पागल हो, होश में हो, तुम क्या बोल रही हो यहाँ पे। मित्सुआ बोलती है फिर मैं यहाँ पे इसका क्या करूँ, मैं क्या ही करती रहूंगा इस नेकलेस का यहाँ पे, पर ये मेरे कोई भी काम का नहीं है। पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जा करके लेडी आयरिस को ये दे दूं। एंड इसके बदले में बस मुझे इतना ही पैसा चाहिए कि मैं यहाँ पे रॉयल कैपिटल के अंदर एक छोटी सी दुकान खोल सकूं। एंड फिर भाई हमारी प्रोटैगनिस्ट वहाँ पे चालाकी से बता रही होती है कि मैं यहाँ पे ये नेकलेस को आपको इस वजह से देना चाहती हूँ क्योंकि आप मुझे यहाँ पे मेरी मरी मॉम की तरह लगती हो। एंड भाई ये सुनते ही ये भागते हुए आ करके से यहाँ पे गले मिल जाती है। एंड पूरा ही माहौल वहाँ पे तुरंत ही इमोशनल हो जाता है। आगे फिर थियोडोर उससे पूछता है कि इसके अलावा फिर तुम्हारे पास चाकू भी था। वो उसको फिर अपनी लेग्स को ऊपर करके वहाँ पे चाकू भी दे देती है। सब लोग वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। तभी वो यहाँ पे समझाती है कि ये यहाँ पे एक नाइफ आर्ट है, हमारे यहाँ अपनी सेफ्टी के लिए रॉयल लेडीज यहाँ पे इन चाकू को रखती है। एंड तभी वो यहाँ पे एक स्टाइलिश से चाकू निकाल करके उसके हाथ में वहाँ पे थमा देती है। एंड फिर उसको वो यहाँ पे बोलती है कि तुम यहाँ पे इसको रख सकते हो। आगे फिर वो लड़की मित्सुआ के पास आती है। एंड वो आकर के बोलती है कि तुम जो शॉप खोलने वाली हो वो यहाँ पे किस तरह की होगी। मित्सुआ वहाँ पे बताती है कि वो यहाँ पे जनरल स्टोर होगा जहाँ पे कि हर तरह का सामान तुम्हें यहाँ पे मिल सके। तभी उसको वहाँ पे आइडिया आता है कि भाई यहाँ पे काफी ज्यादा घटिया खाना मिलता है, तो लिटरली वो यहाँ पे खाना बना करके बेचेगी। तभी राजा उसे बताता है कि ये यहाँ पे इतना भी आसान नहीं है, आजकल यहाँ पे फसलों की कीमत बहुत ही ज्यादा नीचे गिर रही है। तभी मित्सुआ यहाँ पे बोलती है क्यों, यहाँ के किसानों को क्या रिवोल्यूशन के बारे में नहीं पता, उनको पता नहीं है क्या फर्टिलाइजर और काफी ज्यादा खादों से इजिली यहाँ पे फसल को ग्रो किया जा सकता है। आगे फिर वो यहाँ पे मस्ती में बात कर रही थी एंड गलती से उसके हाथों से वहाँ पे कप गिर जाता है, जिसको देख करके सभी लोग वहाँ पे हंसने लग जाते हैं। लेकिन ये सारी चीजों को देखने के बाद मित्सुआ को वहाँ पे अपनी मम्मी पापा की याद आने लग जाती है, जब गर्मियों के टाइम में उसके हाथ से भी वहाँ पे एक जूस का गिलास गिर गया था। आगे फिर वो यहाँ पे रोने लग जाती है, जिससे देख करके राजा और रानी दोनों लोग ही यहाँ पे बोलते हैं कि तुम हमें भी यहाँ पे अपना माँ बाप ही समझो। वो बेचारी अपने इमोशंस को वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाती और उन लोगों के पास चिपक करके फूट करके रोने भी लग जाती है। वे अगली सुबह उसने सारा सामान वहाँ पे ले लिया था। वो काफी ज्यादा खुश भी थी कि उसने यहाँ पे मिल करके इन रॉयल पैलेस वालों का ट्रस्ट यहाँ पे जीत लिया। तभी राजा उसके साथ अपने 2 साथियों को वहाँ पे और भेजता है और कहता है तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए होगा शॉप के लिए तुम यहाँ पे ले सकती हो। इधर फिर वो यहाँ पे प्रॉमिस करती है कि वो यहाँ पे राजा और उसकी फैमिली से वापस से मिलेगी। एंड फिर वो यहाँ पे कार्ट में बैठ करके तैयार थी वहाँ से निकलने के लिए। वेल आगे चल के मित्सुआ फाइनली वहाँ पे मार्केट के अंदर पहुंच चुकी थी। वो जाते ही सबसे पहले वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर के पास जाती है एंड उससे जाकर के दुकान की लोकेशन वहाँ पे ले लेती है। उसके बाद फिर वो यहाँ पे फर्नीचर मैन को बुला करके अपने शॉप के अंदर वहाँ पे फर्नीचर लगवाना शुरू कर देती है। धरती से भी वो यहाँ पे कुछ आइटम्स लेकर के आई थी जिसको कि उसने यहाँ पे अपनी शॉप के अंदर लगाया हुआ था। एंड फिर वो यहाँ पे अपनी साइड की शॉप पे जा करके उन्हें वहाँ पे एक टॉवेल गिफ्ट कर देती है। आगे फिर अपना दुकान का पर्चा अलग अलग लोगों के बीच में बांटने के बाद स्टोर के अंदर वो यहाँ पे वेट कर रही थी कि जल्दी से कोई कस्टमर यहाँ पे आ जाए। अपने दुकान के अंदर उसने काफी ज्यादा सस्ता और मद्दा और अच्छा सामान लगाया हुआ था। और बस फिर होना क्या था, समय बीतता रहा, पूरे 2 दिन वहाँ पे हो चुके थे पर कोई भी एक बंदा वहाँ पे उस दुकान के अंदर नहीं आया। ये सारी बातों से निराश हो करके जैसे ही वो वहाँ पे जाने वाली थी कि उतने में वहाँ पे 3 लड़कियां आ जाती हैं। उनको देख करके अपनी मिस वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ये तीनों ही लड़कियां वहाँ की अलग अलग चीजों को तुरंत ही देखने लग जाती हैं। उन तीनों को ही वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आती और वो तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो यहाँ पे इसी दुकान से निकलने वाली होती है कि तभी उन्हें वहाँ पे एक शैम्पू की बोतल दिखती है। एंड यही मौका था जहाँ पे मित्सुआ ने जा करके उन लोगों को वहाँ पे रीच किया और उन्हें सारा डिस्काउंट जा करके ऑफर दिया। लेकिन अफसोस ये परफ्यूम यहाँ पे काफी ज्यादा महंगा था, साथ ही साथ इनको कुछ बाहर खाना भी था। तो फिर वो लोग यहाँ पे ये सारी चीजों को रिजेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इधर मित्सुआ को अपने पहले कस्टमर को जाने नहीं देना था, तो वो तुरंत ही जा करके उनसे बोलती है कि वो यहाँ पे इधर का कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट उन्हें वहाँ पे देगी। आगे फिर मित्सुआ वहाँ पे एक लड़की को पकड़ करके वहाँ पे शैम्पू लगाती है एंड बहुत ही ज्यादा घिसने के बाद उसके बालों में फिर वहाँ पे झाग आया। बाल साफ होते उसने वहाँ पे उसको बॉडी वॉशर भी पहनाया, जिसके होते ये लड़की यहाँ पे परी जैसे दिखने लग चुकी थी। इसके बाल बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो चुके थे और फिर इसके दोस्त यहाँ पे सोचते हैं कि ये तो यहाँ पे काफी ज्यादा ही महंगा है। मित्सुआ बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे मिला
करके पैसे दे सकते हो एंड तुम लोग जा करके आपस में यहाँ पे बांट लेना। आगे फिर वो लड़कियां उन शैम्पुओं को वहाँ पे खरीद लेती हैं, जिनके इनाम में मित्सुआ वहाँ पे एक पॉर्शे भी दे देती है। अब बारी थी कॉम्प्लीमेंट्री फीड की, जहाँ पे ये तीनों ही लड़कियां पे बैठ करके मित्सुआ का इंतजार कर रही थी। आगे ये लोग देखते हैं कि मित्सुआ ने तो वहाँ पे आग भी नहीं जलाई और बैठ करके वहाँ पे खाना पकाने लग गई, कहीं ये यहाँ पे एक चुड़ैल तो नहीं। तभी तुरंत ही अपनी मित्सुआ उन लोगों के लिए गरम गरम सूप लेकर के आती है, जहाँ ये लड़की तुरंत ही टेस्ट करती है तो उन लोगों को ये यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आगे फिर मित्सुआ उन लोगों को यहाँ पे फिश भी देती है, जिसे देख करके ये लड़की यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान थी। मित्सुआ को ये बात समझ में नहीं आती कि यहाँ के लोग मछली देखते इतना ज्यादा घबरा क्यों जाते हैं। आगे एक एक करके अपनी मित्सुआ वहाँ पे इन लोगों को खाना देते ही चली जाती है एंड लास्ट में उन सभी लोगों को यहाँ पे हॉट चॉकलेट भी दे देती है, जिससे कि वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद करती हैं। एंड पहले कस्टमर होने के नाते उन लोगों को जाने से पहले मित्सुआ वहाँ पे उन्हें चॉकलेट भी दे देती है। उनके जाते अपनी मित्सुआ काफी ज्यादा खुश होती है, उसे यही लग रहा होता है कि ये लड़कियां जाते ही सभी लोगों को ये जगह के बारे में बता देंगी, ये बात पूरे गाँव में फैल जाएगी, जिसकी वजह से इसकी शॉप यहाँ पे चलने भी लग जाएगी। आगे फिर ये लड़कियां जैसे ही वहाँ पे टॉफी को खोलती है एंड वो लोग यहाँ पे ये देख करके काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, जिसके बाद वो लोग यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो लोग तुरंत यहाँ पे हेड चीफ के पास जाएंगी। हेड चीफ मास्टर के पास जाते ही जैसे वो यहाँ पे इस टॉफी को चखता ही है, उसको वाकई में ये चीज काफी ज्यादा वहाँ पे पसंद आती है। फिर तभी वहाँ की राजकुमारी भी आ जाती है। आगे तभी वो लोग यहाँ पे टेबल के ऊपर बैठ करके वहाँ पे प्रिंसेस से बात कर ही रहे होते हैं और वो सारी की सारी बातें वो यहाँ पे उन लोगों को बताते हैं। हमें देखने में वो यहाँ पे बिल्कुल से चुड़ैल लगी, लेकिन वो यहाँ पे एक फ्रेंडली चुड़ैल है। उसने हमें शैम्पू दिया, उसने हम लोगों को यहाँ पे लिटरली खाना भी खिलाया और फिर उसने यहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा बढ़िया फिशेस भी खिलाई। ये सुनकर के प्रिंसेस के साथ जो वहाँ पे नोबल आया हुआ था, उसको तो यहाँ पे यकीन ही नहीं होता कि ऐसी भी कोई लड़की होगी, क्योंकि इनके यहाँ समुद्र से मछली को पैलेस तक लाते हुए यहाँ पे 10 दिन हो जाते हैं। इधर मार्शल उस नोबल से बात करता है कि वो यहाँ पे उसकी शॉप पे जा करके ये सब पता लगाएगा। इधर अगली सुबह मित्सुआ वहाँ पे शॉप के ऊपर बैठी हुई थी, तभी वो नोबल आता है एंड फिर वो एक एक करके सारी चीजों को वहाँ पे तुरंत ही देखने लग जाता है। वो पूरी तरीके से वहाँ पे हैरान हो चुका था। आगे फिर वो यहाँ पे एक बास्केट भर के वहाँ पे उससे आइटम लेता है एंड उससे जा करके पूछता है कि मुझे इन सभी चीजों को यहाँ पे दाम बता दो। आगे वो दाम के साथ साथ उन सभी चीजों को यहाँ पे इस्तेमाल भी दिखाती है। फिर वो लास्ट में पूछता है कि ये यहाँ पे नाइफ इतनी ज्यादा महंगी क्यों है। वो बताती है कि ये यहाँ पे चाकू इस वजह से इतनी ज्यादा महंगी है क्योंकि इसको काफी ज्यादा मेहनत से बनाया जाता है एंड ये काफी ज्यादा शार्प भी होती है। एंड साथ ही साथ मित्सुआ यहाँ पे बताती है कि इससे मुझे यहाँ पे कोई फायदा भी नहीं होने वाला। वो उससे पूछता है पर क्यों, जिसपे कि मित्सुआ बताती है कि मास्टर शेफ को ये चाकू देने में मेरे लिए तो ये यहाँ पे एक सम्मान की बात होगी और किसी भी तरीके के पैसे शेफ की आर्ट से यहाँ पे ज्यादा बड़े नहीं होते। और ये सुनते ही बंदा वहाँ पे उसको वहीं पे पैसे दे देता है। तभी ये बूढ़ा कहता है कि मुझको तुम्हारे मैनेजर से यहाँ पे बात करनी है। हाँ तुम मैनेजर से ही बात कर रहे हो, यहाँ पे मैं यहाँ की मैनेजर ओनर दोनों ही हूँ यहाँ पे। तो क्या मुझे यहाँ पे ताजा मछलियाँ मिलेंगी खाने के लिए? तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पे ताजा मछलियाँ बेचा करती हूँ? कल जो 3 लड़कियां तुम्हारे दुकान के अंदर आई थी उन लोगों ने आकर के मुझे ये बताया। अच्छा वो 3 लड़कियां वो लोग मेरी दुकान की फर्स्ट कस्टमर थी, जिसकी वजह से मैंने कुछ ज्यादा उनको वहाँ पे फ्री का खिला दिया। तभी शेफ उसको यहाँ पे अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि मेरा नाम यहाँ पे शेफ मार्शू है एंड मैं प्रिंसेस एडेलेरे का यहाँ पे पर्सनल शेफ हूँ। इस साल वो यहाँ पे 15 साल की हो रही है एंड उनका यहाँ पे इवेंट होने वाला है, जहाँ पे की वो कई देशों की राजा महाराजा के सामने वहाँ पे जा करके अपना प्रेजेंटेशन करेंगी। एंड मैं चाहता हूँ कि इवेंट वहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया बने, इस वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे फिश चाहिए एंड मुझे भी यहाँ पे बढ़िया खाना बनाना और सीखना है, ताकि मैं यहाँ पे राजा और उनकी बेटी को निराश न कर पाऊँ। आगे फिर उसकी बात सुनने के बाद मित्सुआ यहाँ पे यही बातों को सोच रही होती है, अगर मैं इनका लैंड डिस्प्यूट और ये सारी चीजों को यहाँ पे सुधार दूं तो मुझे यहाँ पे पैसे देंगे, तो ये तो हम दोनों लोगों के लिए यहाँ पे विन विन वाली सिचुएशन होगी। वेल आगे कुछ वक्त के बाद ही शेफ वहाँ पे अपनी प्रिंसेस के साथ नोवेल और कोच शेफ के साथ वहाँ पे आ जाता है। इधर फिर मित्सुआ वहाँ पे उन लोगों को अपने दुकान के अंदर भेज देती है। साथ ही साथ उसने ये भी सोचा था कि इधर कुछ भी हो जाए वो कोई भी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे खाली नहीं जाने देगी और फिर वो यहाँ पे फ्रोजन पैकेट से उनको अलग अलग तरीके का खाना खिलाने लग जाती है, जो उन सभी को वाकई में बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तभी नोवेल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे फ्रेश मछलियाँ यहाँ तक कैसे लाती हो? वो बताती है कि उसके साथ यहाँ पे एक फ्रेंड काम करती है और तो और ये यहाँ पे एक सीक्रेट रास्ता है। आगे फिर ये सारी बातों को सुनने के बाद नोवेल वहाँ पे फैसला करता है कि वो खाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मित्सुआ को देगा, जहाँ अपनी मित्सुआ मना करते हुए यही बोल रही होती है कि उसे यहाँ पे खाने की नहीं बल्कि हर इवेंट की वहाँ पे जिम्मेदारियां चाहिए। जहाँ फिर वो प्रिंसेस को ये भी प्रॉमिस करती है कि वो जा करके प्रिंसेस को एक अच्छी ड्रेस ला करके देगी। वैसे फिर आगे उन लोगों के जाने का वक्त हो चला था। शेफ आकर के मित्सुआ को वहाँ पे आज का खाना मांगता है ताकि वो मेहनत करके वहाँ पे उस लेवल तक का बना सके। इधर फिर प्रिंसेस भी मित्सुआ को आकर के डरा देती है कि उसे अभी यहाँ पे बॉडी क्लीनर और हेयर क्लीनर के लिए यहाँ पे शैम्पू चाहिए, जिसका दाम ऑब्वियसली इस लड़की ने जा करके यहाँ पे दुगना किया था। सूरज के शाइन होते ही वो इवेंट यहाँ पे आ चुका था, जहाँ शेफ काफी ज्यादा डरा हुआ था कि लोगों के लिए यहाँ पे खाना कम तो नहीं पड़ेगा। जहाँ मित्सुआ यही फैसला करती है कि वो यहाँ पे एक ऐसी डिश को बनाएगी जो कि काफी ज्यादा टेस्टी होगी और कम टाइम में बहुत ही ज्यादा भी बन जाए। इधर पूरी जगह में ही अपनी मित्सुआ को वहाँ पे हर कोई कोच कोच कह करके बुला रहा था, जिससे कि उसको काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। एंड इसी मोटिवेशन के साथ सारे के सारे शेफ वहाँ पे काम करने लग जाते हैं। आगे फिर प्रिंसेस वहाँ पे आ जाती है, ये देख करके मित्सुआ फिर एक शेफ को वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी सौंप करके वहाँ से चली जाती है। एंड इधर प्रिंसेस को लेकर के अपने शॉप के अंदर आ चुकी थी। गार्ड्स को सामने पहरा देने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। वेल प्रिंसेस की आंखों में पट्टी बांध करके उसे तुरंत ही
वहाँ पे टेलीपोर्ट किया जाता है। वो यहाँ पे अर्थ के काफी ज्यादा फेमस टेलर के पास आकर के यहाँ पे टेलीपोर्ट होती है, जो कि उसका पूरा नाप आप लेकर के अलग अलग डिजाइने वहाँ पे दिखाने लग जाती है। आगे फिर इन लोगों ने सारी चीजों को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से किया था। शेफ ने भी आकर के मिस हुआ को वहाँ पे खाना चखने के लिए दिया, जो कि मिस हुआ को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। लेकिन सच बता रहा हूँ, ये यहाँ पे इतना ज्यादा मस्त खाना था कि मेरा तो यहाँ पे मन कर रहा था कि एनिमे के अंदर यहाँ पे हाथ डाल करके मैं यहाँ पे खाने को बाहर निकालूं। वेल, रात का वक्त यहाँ पे हो चला था एंड फिर ये नोवेल आकर के यहाँ पे अपने पर्दे को हटा देता है एंड एकदम सिनेमैटिक सीन की तरह मिस हुआ वहाँ पे उस पूरी जगह को बना देती है। लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिरकार ये आवाज यहाँ पे कहाँ से आ रही है। एंड फिर जिसके बाद वो यहाँ पे उसी प्रिंसेस का वहाँ पे डेब्यू करवाती है, जो कि काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। लोग उसकी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुलनेस को देख करके वहाँ पे पागल हो चुके थे और साथ ही साथ वो लोग उसकी यहाँ पे तारीफिए के पुल बांधने भी जा रहे थे। उस इवेंट में हर कोई वहाँ पे प्रिंसेस के बारे में बात कर रहा था एंड ये सारा का सारा इवेंट यहाँ पे अपनी मिस वो अपने लैपटॉप की वजह से संभाल लेती है। आगे फिर इवेंट होता है जहाँ पे की प्रिंसेस को एक वॉरियर ड्रेस पहना करके स्टोरी वहाँ पे मिस वो आकर के सुनाती है, जिससे कि वहाँ के लोगों का एंटरटेनमेंट हो एंड शेफ लोगों को यहाँ पे टाइम मिल सके ताकि वो यहाँ पे अपना खाना पूरी तरीके से बना ले। जिसके बाद फिर प्रिंसेस अपने फाइनल कॉस्ट्यूम में आकर के उस शो को वहाँ पे एंड कर देती है। इधर फिर मिस वो अनाउंस कर देती है कि अलग अलग नेशन से आप लोगों के लिए यहाँ पे खाना लाया गया है। इधर फिर दूसरे स्टेट का नोवेल यहाँ पे पूरी तरीके से हैरान हो चुका था कि इन लोगों के पास तो लिटरली यहाँ पे फिश भी है। साथ ही साथ वो यहाँ पे काफी ज्यादा फिश को खाता है और उसको वहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी लगती है। हर कोई फिर वहाँ पे खाने में बिजी था, उन लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अपनी मिसुआ भी यहाँ पे साइड में खड़ी बहुत ही ज्यादा खुश थी कि तभी वहाँ पे पीछे से एक हाथ आता है और वो था यहाँ पे आयरिस का। वो उसको पास ले जाते हुए बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे आखिरकार क्या ही कर रही हो, तुम आओ प्लीज हमारे साथ यहाँ पे आकर के बैठो। आगे फिर उसको वहाँ पे वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि तुम्हें यहाँ पे पता है कि हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पे लिटरली शॉप के अंदर भी ढूंढा, तुम वहाँ पे नहीं मिली और तो और हम लोग वहाँ पे काफी ज्यादा डर गए थे। आगे फिर वो लोग यहाँ पे इसी लड़के एलेक्स को देखते हैं जो कि जाकर के वहाँ पे फ्लर्ट कर रहा था। साला चबरी। आगे फिर अपनी मिसुआ जाकर के वहाँ पे आराम कर रही होती है, लेकिन तभी लेडी शेफ आकर के उसके पास बोलती है कि हमारे पास यहाँ पे इमरजेंसी आ चुकी है, हमारा पूरा खाना यहाँ पे खत्म हो चला जा रहा है, हर कोई यहाँ पे हद से ज्यादा ही खा रहा है, हमारे पास और तो और कोई वक्त भी नहीं बचा है ताकि हम लोग वहाँ पे जाकर के खाना बना सके। मिसुआ भी यही सोचती है कि ये यहाँ पे प्रिंसेस की भविष्य का सवाल है, उसको भी यहाँ पे कुछ न कुछ जाकर के करना पड़ेगा। अंदर जाते ही वो देखते हैं कि ज्यादातर चीजें वहाँ पे खत्म हो चुकी हैं। इधर मार्शल भी बहुत ही ज्यादा थक रखा है, पर तभी उसकी नजर अचानक से पड़ती है वहाँ पे आलू के ऊपर। वो मार्शल को जाकर के बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज बनाने पड़ेंगे, तुम इतना ज्यादा आलसी मत हो, तुम क्या भूल गए कि तुम्हें यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अच्छा शेफ बनना है। ये सुनते ही वापस से मार्शल वहाँ पे जोश में आ जाता है, जहाँ पे की मिसुआ जाकर के फ्रोजन फूड का वहाँ पे डब्बा खोल लेती है। आगे फिर मिसुआ वहाँ पे जाकर के सभी लोगों से बोलती है कि मैं यहाँ पे माफी चाहती हूँ, हम अपना आखिरी खाना यहाँ का ले आए हैं। इधर फिर पूरे टेबल के ऊपर केक, टॉफी, पेस्ट्रीज ये सारी चीजें रखी हुई थी। दूसरे जगह की भी नोबल काफी ज्यादा हैरान थे कि इतने ज्यादा शानदार पार्टी इन लोगों ने कैसे की, न जाने कितना ज्यादा इन लोगों ने यहाँ पे जाकर के खर्चा किया होगा। इधर फिर आखिर में सब कोई खुश होता है, प्रिंसेस भी यहाँ पे काफी ज्यादा हैप्पी थी, सारे शेफ भी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश थे कि सभी लोगों को काफी ज्यादा अच्छा खाना लगा और अपनी मिसुआ के भी अंदर यहाँ पे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ चुका है। अगली सुबह फिर वो यहाँ पे अपनी नेबर को खुशी में जाकर के एक तोहफा भी देती है, क्योंकि उस नेबर ने जाकर के उसकी दुकान की वहाँ पे रखवाली भी की थी। इधर मिसुआ काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने अभी तक यहाँ पे 2 करोड़ तक कमा लिए थे एंड उसने प्रिंसेस के काफी ज्यादा फोटोज के फ्रेम्स भी बेचे यहाँ पे। इधर उतने में उसके दुकान में एक आदमी आता है जो कि उससे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि मुझे तुरंत ही यहाँ पे मछली चाहिए। मिसुआ प्यार से रिप्लाई करते हुए बोल रही होती है कि सर ये यहाँ पे जनरल स्टोर है, कोई मच्छी मार्केट नहीं, आप प्लीज कहीं और जाइए यहाँ पे मच्छी लेने के लिए। वो बताता है कि मुझको पता है यहाँ पे फिश मिलती है, तुम मुझसे यहाँ पे झूठ बोल रही हो। जहाँ तभी वो बताता है कि वो बेरेंटेक घराने का मेन बावर्ची है। वो बताता है कि जब से हमारे किंग तुम्हारे पार्टी से वापस यहाँ पे लौटे हैं, उनको घर का कुछ भी यहाँ पे पसंद नहीं आता, वो बस यहाँ पे तुम्हारी फिशेस ही मांगते रहते हैं। मैंने पूरा ट्राई करा, सारे इंग्रेडिएंट भी मैंने यहाँ पे बदल डाले, लेकिन फिर भी उनको यहाँ पे कुछ नहीं पसंद आया। मिसुआ तुरंत ही समझ जाती है, वो यहाँ पे उससे बोलती है कि माफ करना सर, उस समय मैं यहाँ पे कांटेक्ट में थी, अब मैं यहाँ पे नहीं हूँ, इसीलिए मैंने ये काम भी किया, वैसे भी मैं यहाँ पे ये सारे काम नहीं करने वाली थी। ये बूढ़ा वहाँ पे गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, एंड जैसे अपना हाथ उठा करके उसको वहाँ पे मारने वाला था, तभी बोजेन की वाइफ आयरिस वहाँ पे आ जाती है। वो आते ही बोलते है कि तुमने हमसे वादा किया था, तुम यहाँ पे मिलने क्यों नहीं आई, और ये साइड में खड़ा कौन है, तुम्हारा कस्टमर है के? तभी मिसुआ तुरंत ही रोते हुए बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन वे मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। बोस भी तुरंत ही आ जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो मेरी बेटी से यहाँ पे बोलने वाले। भाई डर के मारे तो लिटरली इस बंदे का यहाँ पे मुंह नहीं खुल रहा था। तभी मिसुआ वहाँ पे उन लोगों से बताती है कि ये यहाँ पे बता रहा था कि ये बेलेंट्रेन के घराने का यहाँ पे शेफ है, एंड तभी वो बंदा वहाँ पे तुरंत ही घबराते हुए वहाँ से भाग जाता है। किंग कहता है फिर ठीक है, मैं इसकी कंप्लेंट जा करके यहाँ पे बैलेंस से करूंगा। आगे फिर वो लेडी मिसुआ को वहाँ पे अपने साथ ले चली थी, जिस वजह से कुछ दिनों के लिए वहाँ पे स्टोर बंद रहती है। वहाँ जाते ये लड़की तुरंत ही वहाँ पे मिसुआ का वार्म वेलकम करती है, जहाँ उसके दोनों भाई तुरंत ही आकर के बताते हैं कि हम लोग जिस पार्टी में वहाँ पे गए थे, उस पार्टी का खाना, ड्रेसिंग सेंस यहाँ पे हम लोग से भी ज्यादा यहाँ पे लग्जरी था। इवेंट सारा का सारा काम यहाँ पे मिसुआ नहीं किया था। इससे लड़की तुरंत ही अपने भाइयों में ही वहाँ पे गुस्सा करती है कि तुम लोग मुझे लेकर के यहाँ पे क्यों नहीं गए थे। आगे फिर वो यहाँ पे मिसुआ से बताती है कि जब मेरा यहाँ पे डेब्यू होगा तो मेरा सारा काम तुम यहाँ पे जाकर के करोगी, जहाँ मिसुआ से वहाँ पे प्रॉमिस करती है कि
तुम जो भी बोलोगी यहाँ पे वही होगा। इधर वो लेडी यही बताती है कि भी चल के हम लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, बाकी की बातें हम लोग बाद में करेंगे। इधर इन लोगों का खाना तुरंत ही खत्म हो जाता है, जहाँ पे किंग बोन्स है वहाँ पे अपनी वाइफ आयरिस से बात कर रहे होते हैं। एंड वो बताते हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मिस वॉ यहाँ पे एडिलेड का पूरा इवेंट जाकर के देख लेगी। मिस वॉ वहाँ पे शर्म से बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे कामों में इतना ज्यादा फंस गई थी कि मुझे बात करने का आपसे यहाँ पे मौका ही नहीं मिला। किंग बताता है कोई नहीं, तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम सारा का सारा सामान यहाँ पे कहाँ से लाई थी। उसकी वाइफ भी तुरंत ही पूछती है हाँ तुम इतना ज्यादा अच्छा सामान कहाँ से लाई आखिरकार। इधर अपनी मिस वॉ तुरंत ही वहाँ पे ब्लैंक हो चुकी थी, तो वो यहाँ पे मेडिटेट करते हुए वहाँ पे दूसरा बहाना सोचने लग जाती है। तभी वो बताती है कि वो सारा का सारा सामान मेरे दोस्तों ने मुझे यहाँ पे पहुंचाया था। ओ तो तुम्हारे दोस्त यहाँ पे वापस से अपने घर पहुंच गए। आगे फिर वो लोग इसी चीज पर बात कर रहे होते कि तुम लोगों ने यहाँ पे कैसे ट्रांसपोर्ट किया, खाने इवेंट में तुम लोगों ने कौन कौन से यहाँ पे शेफ रखे थे। इधर मिस वॉ काफी ज्यादा डरी हुई थी कि ये लोग मिलकर के उससे और भी ज्यादा कुछ न पूछ लें। इधर ये एलेक्स बोलता है कि सब लोग मिलकर के यहाँ पे ज्यादा परेशान न करो मिस वॉ को, उसको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे तकलीफ हो रही है। इधर मिस वॉ साइड में बैठी सोच रही होती है कि यहाँ पे कितना ज्यादा सिंपल लड़का है, पहले वहाँ पे जाकर के उस प्रिंसेस को लाइन मारा था एंड अब मुझे। आगे फिर बातचीत हो जाने के बाद अपनी मिस वॉ वहाँ पे अपने कमरे में बैठ करके रेस्ट कर रही थी, तभी उसके रूम में वो लड़की आकर के वहाँ पे बैठ जाती है। मिस वॉ तुरंत ही वहाँ पे ओवर थिंक करने लग जाती है कि वो लड़की उसके बारे में ना कुछ यहाँ पे पूछ ले। तभी ये लड़की बोलती है कि हम लोग उस बारे में बात करेंगे कि कैसे तुम जा करके हमारा डेब्यू यहाँ पे कराओगी। आगे ये लोग अलग अलग तरह के यहाँ पे डिजाइनर्स की बात करते हैं, बने हुए कार्ड, घोड़ा गाड़ी, वहाँ पे लोटस से बना हुआ एक और कार्ड एंड डिफरेंट वेराइटीज के यहाँ पे काफी ज्यादा टॉयज। साथ ही ये लोग यहाँ पे खाने के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा बातें करते हैं एंड मिस वॉ भी उसे तुरंत ही भर देती है कि तुम्हारा डेब्यू यहाँ पे डिज्नीलैंड से भी ज्यादा अच्छा होगा। इधर तभी ये लड़की बताती है कि हमारे 10 के टाइम पे ये लोग यहाँ पे जाकर के डेट करते हैं एंड यहाँ पे 15 तक लड़कियों की शादी भी हो जाती है एंड मैं तो लिटरली यहाँ पे 13 साल की हो चुकी हूँ, पर मैं फिर भी यहाँ पे किसी से भी नहीं मिली। जहाँ तभी वो उसे जा करके पूछती है कि डेट कैसे करते हैं यहाँ पे लड़कों को। भाई वहाँ पे अपनी मिस वॉ को तो खुद ही नहीं पता था, वो खुद ही यहाँ पे लड़का टाइप की लड़की है, उसने बस यहाँ पे अपने 24 घंटे खाने और घूमने में लगा दिए थे। आगे फिर मिस वॉ वहाँ पे उससे सौदा तय करती है कि मैं तुम्हारे हर एक जवाब का वहाँ पे एक गोल्ड कॉइन लूंगी, जहाँ पे की ये प्रिंसेस यहाँ पे मान भी जाती है। वेल तभी अगले दिन ये यहाँ पे अपने दुकान के बाहर खड़े होकर के देख रही होती है कि आज तो लिटरली बारिश ही आ रही है, इसका मतलब कोई भी आज इसकी दुकान पर नहीं आने वाला। तभी इसको यहाँ पे अचानक से आइडिया आने लग जाते हैं क्यों ना मैं यहाँ पे अम्ब्रेला बेचने का काम शुरू कर दूं। जब तक ये सोच ही रही थी कि तभी इसके दुकान के अंदर आकर के एक अननोन सा पर्सन इसकी दुकान के अंदर घुस जाता है। उतने में ही मिस वॉ वहाँ पे अपनी बंदूक को निकाल करके तैयार हो चुकी थी। तभी इसकी दुकान पर एक होरे भी आता है एंड वो आते सही थी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पे छुपे हुए हो। एंड तभी वहाँ पे हमला होता है जहाँ पे कि ये वॉरियर आकर के उसकी स्वॉर्ड वहाँ पे गिरा देता है, जहाँ बंदा गुस्से में आकर के मिस वॉ की दुकान से वहाँ पे चाकू लेकर के उसे वहाँ पे डराने लग जाता है। मिस वॉ फिर गुस्से में आकर के उसके ऊपर चिली स्प्रे वाला मार देती है और ये बंदा लिटरली वहाँ पे अंधा होकर के तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। मिस वॉ का चाकू वो लेकर के भागा था तो मिस वॉ उसके पीछे भागती है, जहाँ पे कि वो वॉरियर उसे आकर के तुरंत ही वहाँ पे रोक देता है। इधर हम लोग देखते हैं कि बाकी वॉरियर्स ने भी आकर के उसे चारों तरफ से वहाँ पे घेर लिया था एंड हम लोग देखते हैं कि दूसरे वॉरियर के एक ही घुस्से से वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है और उसको तुरंत ही से वहाँ पे पकड़ लिया जाता है। मिस वॉ इन चारों लोगों को देख करके काफी ज्यादा खुश थी। लोग यहाँ पे फैंटेसी वर्ल्ड की तरह यहाँ पे 4 वॉरियर्स थे। वॉरियर्स यहाँ पे मिस वॉ को देख करके बोलते हैं कि ये तो हमारा काम है जो कि हमें यहाँ पे गिल्ड से मिलता है। आगे फिर मिस वॉ उन सभी लोगों से बोलती है कि क्या तुम लोग यहाँ पे मिशन में हो। वो लोग बताते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ पे काफी ज्यादा महंगे मिशन लेते हैं, कोई भी छोटे मोटे नहीं लेते हम लोग यहाँ पे। तभी मिस वॉ उन लोगों के सामने एक डील रखती है एंड वो बोलती है कि मेरा तुम लोग क्या यहाँ पे एक मिशन पूरा करोगे। एंड फिर हाँ दोस्तों यहाँ पे ये सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड इसी के साथ हम लोग यहाँ पे इसकी सीरीज को कुछ वक्त के लिए यहीं पे रोक देते हैं। ये पार्ट के अंदर मैंने आधे एनिमे को पूरी तरीके से कवर कर दिया है। अगर इसके अंदर और भी ज्यादा अच्छा प्यार मिला तो मैं इसके आगे के पार्ट भी डाल दूंगा। बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करो, हाँ वीडियो को भी लाइक कर देना एंड हाँ अगर ज्यादा डिमांड आती है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी डाल दूंगा। सो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।